हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। तो इस वीडियो में हम घटना सार शुरू कर रहे हैं। घटना सार का ये पार्ट 1 होगा। हम धीरे धीरे कंप्लीट कवर करने की कोशिश करेंगे और जैसे ही आई दृष्टि आ जाती है उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। यूपी पीसीएस आरओ यारो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है घटना सार, और जो घटना चक्र की आई दृष्टि आती है वो आपको पता ही होगा करंट अफेयर के लिए। तो ये सभी नोट्स वगैरह जितने भी हैं करंट अफेयर वाले और बाकी के जो 100 नोट्स वगैरह वो आपको यूपी पीसीएस आरओ यारो जो कंबाइंड पेड ग्रुप चल रहा है उसमें मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया हुआ है, इस पर व्हाट्सएप करेंगे तो ग्रुप की डिटेल्स आपको भेज दी जाएगी। उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस उसमें बताया गया और क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो भी उसमें लिखी हुई हैं। और उसी में आपको जो टेस्ट वगैरह होते हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स भी होते हैं वो भी सब आपको उसी में मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 18वीं लोकसभा के बारे में, जो इससे क्वेश्चन काफ़ी बन सकते हैं अभी, क्योंकि बड़े चुनाव जब होते हैं तो उनसे क्वेश्चन आते हैं। विधानसभा के भी जिस स्टेट में चुनाव हुए रहते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको हम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वैसे तो आप बुक पूरा पढ़ ही सकते हैं कि बहुत लोगों ने पढ़ना भी शुरू कर दिया होगा, लेकिन इसमें बस उतनी चीज़ें लिखी हुई हैं जितना एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं। ऐसा नहीं कि हर एक लाइन बाय लाइन इसमें लिखा हुआ है। शॉर्ट करके जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बस उतना ही है। 18वीं लोकसभा जो है इसमें 7 चरण में पूरा चुनाव संपन्न हुआ था और इसका रिजल्ट 4 जून को आया था। बहुत सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट नहीं भी रहेंगी। अभी मैं जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं आपको बता दूंगी। 7 चरण में चुनाव हुए थे, याद रखिएगा। किंग मेकर की भूमिका में कौन रहा, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो तेलुगु देशम पार्टी और जो उसमें 16 सीट इनकी थी और जेडीयू की 12 सीट जो थी ये किंग मेकर की भूमिका में रहे। आपको पता होगा कि जो तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू की थी और जेडीयू वाली जो नीतीश कुमार की थी वो उसने किंग मेकर की भूमिका निभाई थी। गठबंधन की सरकार बनी, आपको पता ही होगा। लगातार तीसरी बार, लगातार यहाँ पर शब्द याद रखिएगा, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, पूरा नाम है इनका। और स्वतंत्र भारत के 20वें प्रधानमंत्री, याद रखिएगा 20वें प्रधानमंत्री स्वतंत्र भारत के। एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है। शपथ किस तारीख को हुई थी, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। आगे यहाँ पर पहली बार जब शपथ मतलब तीसरा ये टर्म है तो पहली बार शपथ ली थी एज अ पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 26 मई 2014 को, और दूसरी बार एज अ पीएम शपथ ली थी 20 मई 2019 को। तो यहाँ पर इन दोनों की डेट तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 9 जून वाली 2024 वाला ज़रूर याद रखिएगा। फिर मोदी जी से पहले लगातार 3 बार पीएम कौन बने थे, तो लगातार 3 बार की यहाँ पर बात की जा रही है। जवाहरलाल नेहरू जी बने थे 1952 में, 1957 में और 1962 में। ये लगातार जो है पीएम चुने गए थे जवाहरलाल नेहरू जी। इस बार बीजेपी को कितनी सीटें मिली है, तो 240 सीटें मिली, जो कि बहुमत नहीं था। और गठबंधन की सरकार बनी एनडीए गठबंधन की 293, गठबंधन पूरा जो है पूरी मिला के सीटें 293 हो गई थी, तब बहुमत ये साबित हो पाया था। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बहुत। कांग्रेस को 99 सीट मिली है और सपा को, समाजवादी पार्टी को 37 सीट मिली है। और यूपी से बात करें, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, यूपी से सपा की ज़्यादा सीटें हैं और बीजेपी की कम हो गई थी इस बार। और जितना लक्ष्य रखा गया था जो 400 पार, वो भी नहीं मिला था। तो कुछ कुछ सीटें आप याद रखिएगा, कांग्रेस वाली 99 और सपा वाली 37, ये याद रखिएगा। और आगे बात करेंगे टोटल बीजेपी को और एनडीए को कितने सीटें मिले, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। मोदी जी के साथ कितने लोगों ने, कितने मंत्रियों ने शपथ ली, यहाँ पर मंत्री की सिर्फ बात की जा रही है, कितने मंत्रियों ने शपथ ली, तो 71 मंत्रियों ने टोटल शपथ ली थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें कौन कौन क्या है, तो 30 इसमें कैबिनेट मंत्री हैं, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और जो कि डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं, और 36 जो है राज्य मंत्री हैं। 30 कैबिनेट याद रखिएगा, 30 कैबिनेट, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो पॉइंट वाइज अगर पूछा जाए तो पीएम मोदी वाराणसी में मात्र 1.53 लाख मतों से जीते हैं। इससे पहले जो है लगभग 3.5 लाख मत से, उसके बाद 2014 वाले में 4 लाख के ऊपर मत से जीते थे, लेकिन इस बार केवल 1.3 लाख मतों से जीते हैं। 4 कैबिनेट मंत्री सहित सरकार के जो सरकार में थे 18 मंत्री वो हार भी गए इस बार के चुनाव में। जो कैबिनेट 4 उसमें कैबिनेट मंत्री थे, बाकी के 18 जो टोटल मंत्री जो हैं वो हारे हैं जो सरकार में थे। तो इस बार थोड़ा सा लोकतंत्र एकदम से सामने आया है, आपको दिखा भी होगा। आगे बात करेंगे मंत्रिमंडल में महिला मंत्री कितनी है, जितना भी 71 मंत्री हैं जो टोटल, उसमें महिलाएं कितनी है मंत्री में, तो 7 मंत्री महिलाएं हैं, जिसमें से 2 कैबिनेट में हैं और 5 राज्य मंत्री हैं। ये याद रखिएगा, मंत्रिमंडल में कितनी महिलाएं, 71 में से केवल 7 महिलाएं हैं। और मंत्रिमंडल में ओबीसी वर्ग कितने हैं, तो ओबीसी वर्ग के मंत्री हैं 27, एससी वर्ग के मंत्री हैं 10 और एसटी वर्ग के हैं 5, अल्पसंख्यक के हैं 5। और ये याद रखिएगा मुस्लिम के एक भी मंत्री, मुस्लिम समूह से एक भी मंत्री नहीं है।
और इस ज़्यादातर ये इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन महिला वाला ही पूछा जाता है कि 7 जो है महिला मंत्री हैं इसमें पूरे मंत्रिमंडल में। शपथ समारोह में कौन कौन शामिल हुए थे? जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनको बुलाया जाता है। तो नेबरहुड और सागर विजन पॉलिसी के तहत जो है जितने मंत्री यहाँ पर विदेशों के जो प्रमुख थे वो आए थे। तो शेख हसीना आई थी जो उस टाइम पे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, अभी तो वहाँ के हालात दूसरे हैं। फिर रानिल विक्रमसिंघे आए थे जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। सेरिंग टोंगवे भूटान के प्रधानमंत्री। प्रविंद जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री। पुष्प कुमार दहल नेपाल प्रधानमंत्री उस टाइम पे, तो ये भी आए थे। मोहम्मद मोइजू मालदीव राष्ट्रपति और ये आए थे। और अहमद अफीक जो सेशल्स के उपराष्ट्रपति हैं ये भी आए थे। इतने लोग आए थे। अगर पूछ लिया जाए इन केस तो अब ये याद रखिएगा। वैसे इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अन्य कुछ प्रमुख तथ्य हैं। जैसे सूरत में जो चुनाव हुआ था वहाँ पे निर्विरोध जीते थे एक लोग, निर्विरोध निर्वाचित सूरत से मुकेश दलाल बीजेपी के थे, ये निर्विरोध जीते थे। फिर सबसे युवा सांसद कौन है? तो इस बार के तो पुष्पेंद्र सरोज है, सपा पार्टी से ये लड़े थे और जीते थे। कौशाम्बी से इनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है वो कौशाम्बी है उत्तर प्रदेश में। 25 साल 3 महीना इनकी उम्र है। तो सबसे युवा सांसद हैं पुष्पेंद्र सरोज कौशाम्बी से। और सेकंड नंबर पे सबसे युवा में ही आती हैं शांभवी जो कि लोजपा पार्टी से हैं और समस्तीपुर बिहार से संबंधित हैं ये। और 25 वर्ष 11 माह इनकी उम्र है। ये जो है तो मतलब कुछ ही महीने ये बड़ी हैं पुष्पेंद्र सरोज से। तो सबसे युवा में पुष्पेंद्र सरोज ही आएंगे और उसके बाद शांभवी आएंगी। महिलाओं में अगर पूछ लिया जाए तो शांभवी सबसे कम उम्र की महिला है इस बार। ये लोजपा पार्टी जो है लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास पासवान की पार्टी थी। नेक्स्ट बात करेंगे सर्वाधिक अंतर से जीत कहाँ पे हुई थी? तो इंदौर में हुई थी शंकर लालवानी की। और इनको जो है 11,75,092 मत से इनकी जीत हुई थी। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो बाद में हट गए थे। तब जो है कांग्रेस ने अपील की थी कि आप नोटा पे क्लिक करो, मतलब कोई भी नहीं चाहिए जितने लोग हैं इसमें। तो उसके बाद जो है फिर भी यहाँ पे जीत जो सबसे ज़्यादा अंतर से शंकर लालवानी की हुई थी। इंदौर से ये इंदौर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बीजेपी से जीत हुई थी। सबसे कम अंतर से जीत जो हुई थी वो 48 मत से, केवल 48 वोट से कौन जीता था? रविंद्र वायकर जो कि मुंबई से जीते थे और शिवसेना से संबंधित हैं, ये शिवसेना पार्टी के हैं। अगला बात करेंगे 18वीं लोकसभा के 543 सांसदों में महिलाएं कितनी हैं? मतलब अभी तक जो हमने मंत्रियों की केवल बात की थी 71 में से 7 महिलाएं थी। अब यहाँ पे सांसदों की बात की जा रही है। तो 543 में से महिलाएं 74 जिसमें सबसे ज़्यादा बीजेपी की है 30 और सेकंड नंबर पे कांग्रेस की है 14, सपा की है 4। ये दोनों जरूर याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा बीजेपी की 30 और कांग्रेस की 14। अगला यहाँ पर 8वीं बार लोकसभा में निर्वाचित कौन हुए हैं? तो वीरेंद्र कुमार जो है 8वीं बार लोकसभा में निर्वाचित हुए हैं। ये टीकमगढ़ से हैं, मध्य प्रदेश से। सर्वाधिक नोटा का प्रयोग कहाँ पे किया गया था? तो इंदौर में किया गया था, जो भी हमने बात की थी। राहुल गांधी कहाँ से निर्वाचित हुए हैं? तो रायबरेली और वायनाड से निर्वाचित हुए थे। 2 जगह से इन्होंने चुनाव लड़ा था। बाद में वायनाड से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और रायबरेली से मतलब सांसद रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोटेम स्पीकर इस बार कौन बने हैं? तो भर्तृहरि मेहताब बने हैं। जो हम इम्पॉर्टेंट व्यक्ति पढ़ रहे थे उसमें भी हमने करंट अफेयर में इसको कवर किया है पिछले वीडियो में, उसको देख लीजिएगा। जहाँ पे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति सभी बताए गए हैं वहाँ पे ये भी हैं। तो ये कटक जो उड़ीसा है वहाँ से सांसद हैं, ये उड़ीसा से सांसद हैं भर्तृहरि मेहताब। स्पीकर जो हैं बाद में जो बने प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं शपथ दिलाने तक रहते हैं, उसके बाद स्थायी स्पीकर बनते हैं। तो ओम बिरला दूसरी बार ये जो है 17वीं लोकसभा में भी यही थे और इस बार भी स्पीकर यही हैं ओम बिरला। कोटा इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है राजस्थान से। नेक्स्ट बात करेंगे आंध्र प्रदेश, जो ये चुनाव हो रहे थे, जो ये प्रधानमंत्री वाला चुनाव हो रहा था उसी टाइम पे विधानसभा चुनाव हो रहा था। केंद्रीय चुनाव के साथ ही ये वाला चुनाव भी हो रहा था। तो ये कहाँ पे हो रहा था विधानसभा वाला? आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में और सिक्किम में, 4 जगह उस टाइम पे चुनाव चल रहे थे। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आंध्र प्रदेश से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर रहेगी विधानसभा में कितनी सीटें हैं। तो आंध्र प्रदेश में 175 सीटें हैं और यहाँ से जो मुख्यमंत्री बने हैं चंद्रबाबू नायडू बने हैं, तीसरी बार ही मुख्यमंत्री बने हैं, तेलुगु देशम पार्टी के हैं और इन्होंने YSR जो कांग्रेस अभी तक वहाँ पर पार्टी चल रही थी उसको हरा के मुख्यमंत्री बने हैं चंद्रबाबू नायडू। फिर उड़ीसा में कितनी विधानसभा की सीटें हैं? तो 147। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में 175 हैं। जितने भी 4 रिसेंट वाले चुनाव हुए उनमें सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में है 175, उड़ीसा में 147। यहाँ से मुख्यमंत्री बने मोहन चरण मांझी, ये बीजेपी के हैं और जो है कई साल बाद मतलब 24 साल लगभग बाद जो है यहाँ पर जो बीजू जनता दल था पार्टी
उसको हरा के नवीन पटनायक वाली जो पार्टी थी वो हारी है और बीजेपी की यहाँ पर सरकार बनी है। मोहन चरण मांझी मुख्यमंत्री बने हैं। 147 सीटें हैं यहाँ पर विधानसभा की। अरुणाचल की बात करें तो यहाँ पर 60 सीटें हैं विधानसभा की। पेमा खंडू यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। लगातार तीसरी बार पेमा खंडू ही मुख्यमंत्री बने अरुणाचल प्रदेश के, बीजेपी से हैं ये। फिर सिक्किम में 32 सीटें हैं विधानसभा की और यहाँ पर मुख्यमंत्री बने प्रेम सिंह तमांग, जो कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से संबंधित है। दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बने प्रेम सिंह तमांग और इन्होंने केवल एक सीट नहीं जीती थी, बाकी सभी सीटें प्रेम सिंह तमांग की थी सिक्किम में। नेक्स्ट बात करेंगे, ये सभी यहाँ पर विधानसभा वाली सीटें याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश 175, उड़ीसा 147, अरुणाचल 60 और सिक्किम 32। अब यहाँ पे किसने किसने शपथ दिलाई, राज्यपाल शपथ दिलाते हैं, तो शपथ वाला भी पूछा जा सकता है कि वहाँ पे कौन से राज्यपाल हैं, क्योंकि जो स्टेट चर्चा में रहता है उसी के राज्यपाल पूछ लिए जाते हैं, तो ये मैचिंग में भी आ सकता है। तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं एस अब्दुल नजीर, जिन्होंने शपथ दिलाई थी, और उड़ीसा राज्यपाल हैं रघुवर दास, अरुणाचल प्रदेश के हैं केटी पटनायक और सिक्किम के हैं ओम प्रकाश माथुर। फिर से देख लिए, आंध्र प्रदेश के हैं अब्दुल नजीर, उड़ीसा के रघुवर दास, फिर अरुणाचल प्रदेश के केटी पटनायक, सिक्किम के ओम प्रकाश माथुर। नेक्स्ट है यहाँ पर तत्कालीन जो मतलब उस टाइम पे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनकी भारत यात्रा हुई थी जून में 21-22 जून को, और कुछ समझौते हुए थे भारत और बांग्लादेश के साथ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये समझौते वैलिड हैं या नहीं ये तो डिपेंड करता है, बस ये जान लीजिए कि ये समझौते हुए थे। तो तीस्ता नदी वाला जल संरक्षण पे एक परियोजना, मेगा परियोजना एक इस पर हस्ताक्षर किया गया था, तीस्ता नदी जल संरक्षण हेतु। और राजशाही जो कि बांग्लादेश में और कोलकाता जो कि भारत में है, इसके बीच में ट्रेन सेवा शुरू करने की बात की गई थी। चटगांव जो कि बांग्लादेश में और कोलकाता जो कि भारत में है, इसके बीच में बस सेवा शुरू करने की बात की गई थी। यहाँ पर दोनों, यहाँ पर इधर वाले में दोनों कोलकाता रहेगा, ट्रेन में इधर राजशाही आ जाएगा और बस में इधर चटगांव आ जाएगा, याद रखिएगा। आगे बात करेंगे, बांग्लादेशियों के लिए ई मेडिकल वीज़ा की बात की गई है। इसमें ई मेडिकल वीज़ा ये अभी भी ये वैलिड माना जा रहा है। रंगपुर जो कि बांग्लादेश में है, यहाँ पर एक सहायक उच्चायोग खोला जाएगा भारत के द्वारा, सहायक उच्चायोग, जिससे वीज़ा वगैरह में सुविधा रहे। फिर ये जो हमने प्रमुख स्थान देखे थे चर्चित स्थल, उसमें ये रंगपुर आया था, कहाँ स्थित है, क्यों चर्चा में है, तो बांग्लादेश में है। यहाँ पर भारत अपना उच्चायोग खोल रहा है। फिर डिजिटल, समुद्री और अंतरिक्ष के क्षेत्र में, उपग्रह के क्षेत्र में संचार, रेल, आपदा, मत्स्य पालन, साझेदारी और सहयोग की यहाँ पर बात की गई है। तो ये सब एकदम कॉमन रहता है। मेंस में भी भारत बांग्लादेश रिलेशनशिप जब आएगा यूपीपीसीएस में, जब इस तरह से क्वेश्चन आते हैं पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं, तो ये सारे पॉइंट आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, कोझिकोड जो कि केरल में है, इसको यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया। ये कई बार हम रिपीट कर चुके हैं। लोक परीक्षा एक अनुचित रोकथाम अधिनियम एक आया है, यह अधिसूचना भी रिसेंट में जारी की गई थी 21 जून को, और राष्ट्रपति द्वारा इस पर हस्ताक्षर 12 फरवरी को ही कर दिए गए थे, जारी अभी हुआ है 21 जून को। ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रावधान इसमें क्या है, तो परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों को 10 साल तक की सज़ा की यहाँ पर बात की गई है और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने की बात की गई है। 10 साल सज़ा, 1 करोड़ जुर्माना। और परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग जो स्टूडेंट करेगा उसको 3 से 5 साल की सज़ा और 10 लाख का जुर्माना की यहाँ पर बात की गई है। अब टोटल इसमें पूछ लिया जाए कि मिनिमम सज़ा इसमें कितनी होगी, कितने साल की, तो 3 साल की होगी। अगर मैक्सिमम पूछ लिया जाए तो 10 साल की इसमें सज़ा का प्रावधान है। फिर संगठित अपराध अगर हो रहा है नकल से संबंधित, तो 10 साल जेल, 1 करोड़ जुर्माना यहाँ पर लिया जाएगा। आगे बात करेंगे, अब इसी तरह न्यूनतम और अधिकतम ही पूछा जा सकता है, इसमें से कितने साल सज़ा हो सकती है, कितना रुपए जुर्माना लग सकता है, तो 1 करोड़ तक के जुर्माने का इसमें है और 10 साल तक की सज़ा का है। भुज का स्मृति वन भूकंप संग्रहालय को यूनेस्को का सबसे खूबसूरत 7 संग्रहालयों के प्रिक्स वर्सल्स पुरस्कार में 3rd स्थान प्राप्त हुआ है। यूनेस्को द्वारा जो अच्छे संग्रहालय होते हैं 7 संग्रहालय, उसमें से 3rd स्थान प्राप्त हुआ है जो भुज के स्मृति वन का जो भूकंप संग्रहालय है उसको। और ये कहाँ पर स्थित है, तो वो गुजरात के कच्छ जिले के भुजियों पहाड़ियों पर ये स्थित है। हजारों पेड़ों के बीच में बना एक संग्रहालय है। और यहाँ पे ये तो तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन सा है, तो A4 आर्ट म्यूजियम जो कि चीन का, ये पहले नंबर पे है। ग्रेट इजिप्टियन म्यूजियम ये मिस्र का है, ये दूसरे नंबर पे है। तो ये पहले और दूसरे वाला भी याद रखिए। A4 आर्ट म्यूजियम कहाँ है अगर पूछ लिया जाए तो चीन में है। और ग्रेट इजिप्टियन से इजिप्ट आप समझ ही रहे होंगे, इजिप्ट में है। इजिप्ट मतलब मिस्र। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ पर लगाई गई है, तो CSIR मुख्यालय में लगाई गई है, नई दिल्ली में। कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का पूर्ण ट्रेन ट्रायल का सफल परीक्षण कर लिया गया है। ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है। 1.3 किलोमीटर है ये जो सबसे ऊंचा पुल है, ये रेलवे पुल, ये 1.3 किलोमीटर है।
लंबा और किस नदी पर स्थित है, तो चेनाब नदी पर स्थित है। बस इतना याद रखिए। चेनाब किसकी सहायक है, तो सिंधु की सहायक है ये चेनाब में ही बाकी नदियाँ आके मिलती हैं। रोहतांग के पास से निकलती है ये, चंद्र और भागा नदियों से मिलकर बनी हुई होती है। और जो वहाँ की बाकी की नदियाँ हैं लगभग, जो सतलज वगैरह हैं, ये सब हैं, ये सब चेनाब मिलती है। चेनाब लास्ट में जाके सिंध से मिलती है। नेक्स्ट बात करेंगे, जीरो वेस्ट टू लैंडफिल मान्यता प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन बना है। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल ये किसको मिला है, ये किसको ये जो है मान्यता मिली है, तिरुवनंतपुरम को हवाई अड्डे को, जो कि केरल में स्थित है। जीरो वेस्ट वाला है ये। WHO द्वारा हाल ही में कहाँ के राष्ट्रीय विरासत संस्थान NIIMS को मान्यता दी गई है, तो हैदराबाद का ये संस्थान है, राष्ट्रीय विरासत संस्थान, इसको WHO द्वारा मान्यता दी गई है। आयुष से संबंधित है ये, जो आयुष विज्ञान होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, DD चैनल द्वारा जो दूरदर्शन चैनल है उसके द्वारा एक AI एंकर लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है, ये कृषि और भूमि नहीं, कृष और भूमि है, ये मैंने सही कर दिया, कृष और भूमि लॉन्च किया गया है। 2 AI एंकर हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले, जो एंकरिंग करते हैं, आगे जो समाचार पढ़ते हैं उस तरह से है ये। और कोई भी ऐसा करने वाला पहला ऐसा सरकारी चैनल है ये, तो ऐसा करने वाला पहला सरकारी चैनल है। और इसने जो है दूरदर्शन चैनल ने DD किसान के 9वीं वर्षगांठ पर इसको लॉन्च किया है। जो DD किसान चैनल है उसी के द्वारा ये AI एंकर लॉन्च किए गए हैं, कृष और भूमि। आगे बात करेंगे, बिहार के नागी और नकटी जो अभ्यारण्य है उनको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। अब वर्तमान में बिहार में कितने रामसर साइट हो गए हैं, तो 3 हो गए हैं, कंवरताल, नागी और नकटी। ये हमने रामसर साइट में पिछला वीडियो कवर किया है, एक वीडियो के पहले होगा ये। वर्तमान में जो है भारत में कितने रामसर साइट्स हो गए हैं, अभी अगस्त की बात बता रहे हैं, तो ये 15 अगस्त के आसपास 3 और ऐड किए गए थे, तो टोटल मिला के 85 हो गए हैं अभी वर्तमान में, जब ये वीडियो बन रहा है तब अगस्त महीने में, मतलब अगस्त के सितंबर आ गया, अब तब तक 85 हैं भारत में। तो ये इतनी चीज़ें जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब धीरे धीरे हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे घटनासार। ये सभी जितने भी आप नोट्स देख रहे हैं ये आपको UPPC सारो यारो कंबाइंड ग्रुप में मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया हुआ है, उसी में सभी जो मंथली वाले करंट अफेयर भी उसी में मिलेंगे, और बाकी के जो सब्जेक्ट वाइज नोट्स हैं या फिर टेस्ट वगैरह या फिर जो PYQs हैं वो भी आपको उसी में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।